हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे and बहुत अच्छे से आप सबकी रिवीजन चल रही होंगी। चलिए जी, आज हम क्लास के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करने वाले हैं। उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 आपका मे 24 में भी एग्जाम में आ गया था। आई थिंक वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आया था एग्जाम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो आईसीआई ने रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है और एक क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो एप्लीकेबल है, जो जर्नल हम नॉर्मली जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब इन द सेंस गुड्स को सेल करते हैं, सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, उस पे AS9 एप्लीकेबल है। बट जब हम लॉन्ग टर्म कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, एक असेट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी पर्सन के लिए, कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, कोई रोड है, कोई ब्रिज है, कोई फ्लाईओवर है, उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर आपको टाइम लगता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। से फॉर एग्जांपल आपको 2 इयर्स लग गए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। अब जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू मिला है, उस रेवेन्यू को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे इन 2 साल के अंदर? उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बनाया गया है। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 रेवेन्यू एंड कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करना बता रहा है। 2 सालों के अंदर कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, 2 या 3 साल, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट आपका ये होना चाहिए। चलिए जी, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो एप्लीकेबल है, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल है, कॉन्ट्रैक्टी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अंदर आपके पास ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टी है वो एक अपना असेट बनवा रहा है, और वो जो असेट है उसके लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी हो सकता है, लाइक AS10। उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज भी हो सकता है, AS13। उसके लिए हो सकता है कोई इन्वेंट्री भी हो। तो इन्वेंट्री पॉइंट जो कॉन्ट्रैक्टी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो कॉन्ट्रैक्टी के लिए वो AS10 भी हो सकता है, AS13 भी, AS2 भी। बट जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक उसके लिए क्या, एक वर्क फिनिश कर रहा है, जिसके लिए उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी है। ठीक है, जिसके ऊपर क्या लगेगा, AS7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, AS7 प्रैक्टिकल लाइफ में भी। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। ठीक है, आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर आपकी शॉर्ट आपकी डेफिनेशन दे रखी है, जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी हुई है। जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट। वो असेट क्या हो सकता है, सिंगल असेट भी हो या ग्रुप ऑफ असेट भी हो, कुछ भी हो सकता है बेटा। उसके बाद दैट इज रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट। ठीक है, वो भी इस डेफिनेशन अंदर कवर अप करता है। प्लस साथ में कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ असेट्स, वो भी यहाँ पे कवर अप करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने क्या देखा, दैट इज आपका जो AS7 है वो रेवेन्यू बेस्ड AS है, जहाँ पे हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये AS कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके लिए AS7 हो गया। पर कॉन्ट्रैक्टी के लिए एक नॉर्मल सा असेट होगा, कोई जो बनवा रहा है वो असेट अपने लिए, जिसके लिए आपका PPE हो सकता है, इन्वेंट्री भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, तो कह रहे हैं जी, रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगी, वो डिपेंड करता है आउटकम। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट से आउटकम आने वाला है, मतलब कितना हमने काम कंप्लीट कर दिया या कितना प्रॉफिट होने वाला है, क्या हम वो एस्टिमेट कर सकते हैं? तो कह रहे हैं आउटकम आप एस्टिमेट अभी नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज बहुत इनिशियल स्टेज है। क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि बहुत इनिशियल स्टेज के अंदर जब हम होते हैं, तो हम आउटकम को एस्टिमेट नहीं कर पाते। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक 3 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल लगेंगे। वो हमने अभी स्टार्ट करा है मार्च के अंदर, तो मार्च के अंदर हमने बहुत कम काम करा होगा उस प्रोजेक्ट के ऊपर। अब उस प्रोजेक्ट से एक्चुअली में आउटकम क्या आने वाला हमें पता नहीं है। और से फॉर एग्जांपल वो जो प्रोजेक्ट है हमारा 50 लाख का प्रोजेक्ट है, और 50 लाख में सिर्फ अभी हमने 1 लाख रुपए खर्च करे या 2 लाख रुपए खर्च करे इस प्रोजेक्ट में। इसका मतलब अभी तो बहुत इनिशियल फेज है। हम अपने जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, या फिर बोल सकते हैं जो आउटकम है इस प्रोजेक्ट का, वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो उस सिनेरियो में हम अपनी रेवेन्यू क्या मानते हैं, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन उस पर्टिकुलर ईयर का क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट जो आपने इनकर करी है। से फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए खर्च करा है उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो 1 लाख ही हमारा रेवेन्यू होगा। इसका मतलब कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। तो रेवेन्यू, recognize the revenue as expense in the period in which it is incurred, that is no deferment of cost for the future। ठीक है, ये बात छोड़ दो भी फिलहाल के लिए। मेन पॉइंट क्या है, रेवेन्यू कितना हम रिकॉग्नाइज करेंगे, जितनी हमने एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड करी है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, अगर आप आउटकम को रिलायबली एस्टिमेट कर पा रहे हो कि कितना परसेंटेज ऑफ वर्क आपने कंप्लीट कर दिया, तो आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड कोई फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बेस पर आपको बताना होगा कि आपका कितना परसेंटेज आपका कंप्लीट हो गया। इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास 3 मेथड होते हैं, बेस्ड ऑन द एक्चुअल कॉस्ट, बेस्ड ऑन द सर्वे मेथड, और कंप्लीशन ऑफ फिजिकल प्रोपोर्शन। पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रोपोर्शन में। सपोज
हमें 5 यूनिट्स प्रिपेयर करने हैं या कंस्ट्रक्ट करने हैं, 5 में से हमने 2 यूनिट्स कंस्ट्रक्ट कर दिए, तो कितना परसेंट काम कंप्लीट होगा? 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना हो गया मेरे बच्चे? 40%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर्वे मेथड में क्या होता है, एक आर्किटेक्ट आता है, आर्किटेक्ट आके चेक करता है कितना काम हमने कंप्लीट कर दिया बेस्ड ऑन दी एक्चुअल कॉस्ट। ये 90% सिनेरियो के अंदर यही होगा आपका, बेस्ड ऑन दी एक्चुअल कॉस्ट ही होगा, जो आपने ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आप इधर देखो, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो एग्जाम में आएगा आपका टोटल एस्टिमेट कॉस्ट निकालते हैं। ये कैसे निकलता है? एक्चुअल कॉस्ट जो अभी तक आप इनकर्ड कर चुके हो, प्लस साथ में फर्दर कॉस्ट इसमें ऐड कर दो आप, ठीक है। और ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। से फॉर एग्जांपल एक्चुअल कॉस्ट आप 8 लाख लगा चुके हो, ठीक है, नीचे 8 लाख भी आएगा, प्लस फर्दर कॉस्ट इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की हमें लगने वाली है, से फॉर एग्जांपल 8 लाख और लगेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? 50% प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर दिया, तो इसका मतलब 50% तक की रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जी। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू की, अब ध्यान से देखिए बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या होती है? इनिशियल अमाउंट जो हमने एग्री करा कॉन्ट्रैक्टी के साथ। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा हम प्रोजेक्ट में आगे बढ़े, कुछ प्लस माइनस हुआ, वेरिएशन ऑफ वर्क, ठीक है, एस्केलेशन क्लॉज, इन्फ्लेशन के सर्कमस्टांसेस में कभी कभी क्या होता है कि मटीरियल या लेबर के रेट्स वगैरह बहुत बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्रीज करना पड़ता है, वो पहले से हमारा एग्रीमेंट होता है। उसके बाद क्या हो गया, हमारे इंसेंटिव्स हम प्लस करेंगे, और कोई पेनल्टीज है तो क्या करेंगे, उसको हम माइनस करेंगे। तो इस तरीके से क्या निकलेगा? टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। क्या निकालोगे मेरे बच्चे? टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अब आ जाओ नेक्स्ट, हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में 3 कॉस्ट है, स्पेसिफिक कॉस्ट, एलोकेबल कॉस्ट और अदर कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब कोई हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसमें मटेरियल कितना लगा, उसमें लेबर कितनी लगी, तो इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक कॉस्ट। एलोकेबल कॉस्ट क्या होती है आपकी? लाइक कोई ओवरहेड्स हैं, कोई इंश्योरेंस है, कोई जर्नल ओवरहेड्स है जो डायरेक्टली हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे नहीं कर सकते, बट उस प्रोजेक्ट पे एलोकेबल है। लाइक सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगा, सुपरवाइजर। से फॉर एग्जांपल एक सुपरवाइजर है, वो 3 प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, तो उसकी जो सैलरी होगी तीनों प्रोजेक्ट पर एलोकेट होगी, तो नाम पड़ गया एलोकेबल कॉस्ट। और अदर कॉस्ट में कोई भी आपकी ऐसी कॉस्ट जो आपको लगता है, अगेन मैं बोलूंगा एलोकेबल हो सकती है, किसके ऊपर? कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पे जो सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया, बोरोइंग कॉस्ट AS 16 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डन। तो ये चीज हो गई हमारी क्या? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ठीक है। अनकलेक्टेबल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो है आपकी, ठीक है, वो कलेक्ट नहीं हुई, या फिर आपको डर है कि शायद कलेक्ट नहीं होगी, तो कह रहे हैं कि आप रेवेन्यू वो रिकॉग्नाइज कर चुके हो, अभी आपने वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करी, तो इस सरकमस्टांस में करो, उस रेवेन्यू को डेफर करो। कब तक? जब तक आपके पास सर्टेनिटी नहीं आती, ठीक है। बट आप ऑलरेडी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके हो, तो रेवेन्यू अगर आप एक बार रिकॉग्नाइज कर चुके हो तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। ये बात हम AS 9 में भी पढ़ते हैं, रेवेन्यू वंस रिकॉग्नाइज्ड कैन नॉट बी रिवर्स। तो सर्कमस्टांस में शुड बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस एंड शुड नॉट बी एडजस्टेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। करे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से माइनस नहीं करोगे, उसको क्या बोलोगे आप? एक एक्सपेंस बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज इन एस्टिमेट्स। जनरली ये पॉइंट से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको इंपॉर्टेंट टिक करो आप, ठीक है। चेंज इन एस्टिमेट्स, चेंज इन एस्टिमेट्स में क्या होता है आपका? जनरली क्या, जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कुछ और है, हमने जो कॉस्ट सोची इनकर्ड होगी वो कुछ और है, बट 3 साल एक लंबा या 4 साल एक लंबा टाइम पीरियड होता है। तो इस लंबे टाइम पीरियड में जनरली कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ वेरिएशंस इन वर्क, ठीक है, या फिर आपकी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में चेंजेस आते हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर क्या होता है आपका कि जो एस्टिमेट्स हैं आपके वो चेंज होते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हम क्या करते हैं इस सिनेरियो के अंदर, अपना जो कैलकुलेशन करते हैं वो क्यूमुलेटिव बेसिस पर करते हैं। क्या करते हैं? क्यूमुलेटिव बेसिस पे करते हैं। और यहीं से एग्जाम का क्वेश्चन आया था आपका May 24 में, एग्जाम का क्वेश्चन आया था May 24 में, आपको ध्यान रखना है, तो ये देखकर जाना एक बार। कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मैं इसको ऊपर ऊपर से एक बार बता देता हूँ।
ये कभी कभी आप कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्वायर करने के लिए कुछ टेंडर्स वगैरह फिल करते हो, और जिस पर्सन को काम कराना होता है उसके ग्रुप ऑफ असेट्स होते हैं, मतलब सिंगल असेट नहीं है, बहुत सारे असेट्स हैं। तो सर्कमस्टांसेस में या तो वो पर्सन क्या बोलेगा आपसे, इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं एक साथ सिंगल पैकेज में डील करूंगा, ठीक है, सिंगल पैकेज में नेगोशिएट करूंगा, या तो आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे या सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। या फिर वो पर्सन क्या कर सकता है, हर कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट ट्रीट करेगा, मतलब 3 असेट्स बनवाने हैं उसने, तो तीनों के लिए आपसे बोलेगा अलग अलग टेंडर आप डालो और अलग अलग नेगोशिएट करेंगे। हो सकता है आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिले, हो सकता है 2 मिले, हो सकता है आपको ना मिले, ठीक है। तो ये हो गया कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग, इससे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, एक बार देख के जाना आप, ठीक है जी। तो ये चीज हो गई आपकी यहाँ पर। अब मैं छोटे छोटे 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो May 24 का क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, तो जल्दी से आप मेरे साथ आ जाओ, बहुत जल्दी हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया, ठीक है। आइए जी, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो कितना है बेटा, 480 लैक्स। कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट अभी तक कितनी इनकर्ड करी है हमने, 300, और फर्दर कॉस्ट कितनी होने वाली है, 200। अगर आप यहाँ पर देखो, छोटा क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आने वाली कॉन्ट्रैक्ट से, 500, बट अभी तक कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कितना है हमारा, 480। इसका मतलब ओवरऑल ओवरऑल हमें कॉन्ट्रैक्ट से क्या होने वाला है, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट से हमें लॉस होने वाला है, और वही लॉस कितने का होने वाला है, 20 लाख का होने वाला है। इस सिनेरियो में हम कैसे वर्कआउट करेंगे, आइए जी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, स्टेप नंबर 1 लेते हैं। स्टेप नंबर 1 के लिए हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। अब ऑलरेडी कितनी कॉस्ट लग चुकी है, 300 डिवाइड बाय 300, कितनी और लग सकती है, 200। तो कितना हो गया बेटा, ये आपका ये हो गया मेरे हिसाब से, जो आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया आपका 500 हो गया, ये 300 डिवाइड बाय 500, ठीक है, ये हो गया 60% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। कितना हो चुका है आपका, 60% आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए, पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है जी। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हम कितनी रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, 480 का 60%, 480 का 60% कितना आ गया, 288, कितना आ गया, 288। और एक्चुअल कॉस्ट अभी तक हमारी कितनी लग चुकी है, एक्चुअल कॉस्ट हमारी लग चुकी है 300, तो एक्चुअल लॉस कितना हो चुका है, 12। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 300 है, ठीक है, तो एक्चुअल लॉस हमारा कितना हो चुका है, 12 करोड़ का हो चुका है, सॉरी, ये हो गया हमारा एक्चुअल लॉस। और टोटल लॉस अभी हमने निकाला था, टोटल लॉस जो कॉन्ट्रैक्ट से होने वाला है वो आने वाला है कितने का, 20 करोड़ का। कैसे निकाला, फिर दोबारा निकाल के दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो आएगी प्रोजेक्ट की वो आएगी 500 करोड़, और टोटल रेवेन्यू आपकी कितनी, 480 करोड़। तो टोटल लॉस कितने होने वाला है, 20 करोड़ का। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको क्या बोलता है कि अगर मान लो फ्यूचर में आपको लगता है कोई लॉस होने वाला है, तो उस लॉस को आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करोगे, क्या करोगे, इमीडिएटली। 12 करोड़ का तो इमीडिएट लॉस है, मतलब जो हो चुका है, बट फ्यूचर में और लॉस कितना होने वाला है आपको, 8 करोड़ का, तो उसका प्रोविजन क्रिएट करो, दैट इज एस्टिमेट लॉस का, प्रोविजन फॉर लॉस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे बच्चे इसको, प्रोविजन फॉर लॉस। कितना हो गया, 8 करोड़। और टोटलिटी में जो नेट लॉस आपके पास अब आया 20 करोड़ का आया, मतलब 12 करोड़ तो ऑलरेडी हो चुका है, प्लस 8 करोड़ और हो गया आपका, तो कितना हो गया बेटा आपका, 20 करोड़। आई होप यहां तक आपको ये बात क्लियर है अच्छे से। हाँ।